माननीय मुख्यमंत्री और साथी हमारे जोशी जी श्रीलंका साहब हमारे विधायक सबके माध्यम से पुष्प चक्र सैनिकों के जिन सैनिकों ने हमारी किसान राम साहब के हमेशा काम किया है, ऐसे सड़क पर जिन वीरों ने अपने प्राण की आहुति दी है, आवाज देश की आशीष देश का अगर आदेश हो तो ये शीश देश का ये सूची चरितार्थ की है। उन वीरों को अपने पुष्प चक्र के साथ ही सभी लोगों से उनका जो व्यवहार है सबके साथ कुशल क्षेम के साथ हमारे तमाम सेना के अधिकारी और लगातार उनके साथ आदरणीय पुष्कर सिंह धामी साहब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड की लोक कल्याणकारी सरकार में विकास के भगीरथ जाने जाते हैं। युवा और सम्मान के साथ उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक भावता होती है, एक सैनिक पुत्र की भूमिका में हमेशा रहे हैं, ये सबसे बड़े गौरव की बात है। और हमारे सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी साहब स्वयं एक सैनिक की भूमिका में रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि का विषय है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान, अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय जिला अधिकारी महोदय उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। आदरणीय विश्व साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, सबसे बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दिनेश प्रधान जी, कैप्टन दिनेश प्रधान साहब बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय हमारे यशस्वी विधायक और लगातार अपने कार्यों के प्रति निष्ठा भाव के साथ आदरणीय खजानदास जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, बहुत बहुत स्वागत सम्मान के साथ मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विधा के लिए आमंत्रित करूंगा। अपने सांस्कृतिक टीम को मंच पर आएंगी और आज के वीरों के लिए आह्वान का और नमन और बंधन का नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वरदतोयम महामंगले पुण्य भूमि तुदर्थी पदत्वयि सखायो नमस्तुते नमस्तुते। भारत माँ की आत्मान शान के लिए अपना जीवन अर्पित और तर्पित और समर्पित करने के बाद आज विजय दिवस के अवसर पर ये सुखियां चरितार्थ होती है हमेशा हमेशा, और वही भाव लेकर के आज का ये दिवस हम सबके स्वागत और अभिनंदन का एक ऐसी स्वर्णिम इबारत को लिखने का भाव है जहां सैनिकों ने जज्बे को सलामी की बात की जाती है, जज्बे का नमन किया जाता है, उसका बंधन किया जाता है। हम दिन चार रहे न रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ, इस सूत्र के साथ बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम उन वीरों के लिए समर्पित और उन सैनिकों के लिए अर्पित जो लगातार सरहद पर अपना जीवन तैयारी के साथ में रखे हुए इस राष्ट्र की रक्षा के लिए। जी
शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब देश जब अंत समय आ वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। ये सूक्तियाँ आज के विजय दिवस की मंगलमय बेला पर बहुत सुंदर प्रस्तुति, और इसके साथ ही मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा अपने बीच में अपने सम्मानित सैनिक कल्याण सचिव आदरणीय दीपेंद्र चौधरी साहब से कि वो मंच पर आएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और तमाम उपस्थिति का हार्दिक स्वागत, बंधन, अभिनंदन करने की कृपा करेंगे। आदरणीय दीपेंद्र चौधरी साहब। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय श्री गणेश जोशी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय श्री खजानदास जी, यहाँ पर उपस्थित वीर नारी 1971 भारत पाक युद्ध के पुरस्कार विजेता जो मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं, सेना के रिटायर्ड अधिकारीगण, रिटायर्ड फौजी, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, साथी अधिकारीगण, अतिथिगण, आज 16 दिसंबर, जैसा कि आप सब लोग विदित हैं कि 1971 भारत पाक का जो युद्ध हुआ था, आज के दिन पाक सेनाओं ने हमारे वीर सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण किया था, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो समाप्त होकर के नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। जो विजय दिवस है, ये हमारी सेनाओं के शौर्य और पराक्रम का दिवस है। इस अवसर पर मैं 1971 युद्ध में शहीद सभी लोगों को सैनिक कल्याण विभाग की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यहाँ पर उपस्थित शहीदों की वीर नारी जो देहरादून जनपद के हैं, और यहाँ पे उपस्थित 1971 वॉर में जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जिन्हें सम्मानित किया गया, ऐसे उपस्थित अधिकारीगण एवं सैनिकगण, आप सब लोगों को मैं इस अवसर पर नमन करता हूं, और आप लोगों का भी मैं पुनः स्वागत करते हुए, आप लोग इस कार्यक्रम में आए, आप लोगों का भी मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। स्वागत, सम्मान, बंधन और अभिनंदन हमारे माननीय सचिव आदरणीय चौधरी साहब के मुखारबिंद से। हम आज़ादी के रखवाले, बाधाओं की परवाह नहीं, हम भारत माँ के सुख प्यारे, पद यश की हमें चाह नहीं। ये धरती हमेशा हमें ये संदेश देती है कि हम दिन चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे। ऐसे पावन पवित्र अवसरों पर मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा अपने बीच में मेजर जनरल रिटायर्ड समीर सबरवाल जी से कि कृपा करके वो मंच के दीर्घा में आकर के अपना कृपापूर्ण उद्बोधन देने की कृपा करेंगे। आदरणीय सबरवाल साहब। जय हिंद। आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी, अन्य डिग्नेटरीज, मेरे सैनिक भाइयों, देवियों, एनसीसी के कैडेट्स, सुरक्षाकर्मी और जो प्रेस वाले आए हैं, आपको इस पावन अवसर पर विजय दिवस के मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था और हर युद्ध कुछ ना कुछ हिस्टोरिक लेसन देके जाता है। और इस युद्ध का सबसे हिस्टोरिक लेसन ये था कि अगर देश को मजबूत रखना है तो देश की फौज को तो मजबूत रखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपने देश की फौज को मजबूत रखना है तो आपकी अर्थव्यवस्था यानी आपकी इकोनॉमी को भी उतना ही स्ट्रांग होना है, क्योंकि अगर इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तो आप पैसा नहीं खर्च कर सकते। लेकिन 71 की लड़ाई के बाद क्या हुआ? क्या हम वो लेसन भूल गए? 2 साल के बाद, मात्र 2 साल के बाद, हमारे जो पूर्व सैनिक थे उनकी पेंशन 1/3 कम कर दी गई। ये पहला लेसन का उल्टा किया हमने। यही नहीं, पतन की राह पर हम फिर भी चलते रहे और 20 साल के बाद हमारे एक महान अर्थशास्त्री जब वित्त मंत्री बने तो हमने अपना सोना गिरवी रख दिया। ये हमारा इकोनॉमी का रास्ता था। लेकिन यहां भी जिसे कहते हैं समाप्ति नहीं हुई। उसके मात्र 6 महीने के बाद यही वित्त मंत्री अपने बजट में पूरे 100 करोड़ रुपए एक प्राइवेट फाउंडेशन राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए देते हैं और कहते हैं और चाहिए होगा तो 250 करोड़ और दे देंगे। एक तरफ किटोरा लेके भीख मांग रहे हो और दूसरी तरफ आप ऐसे पैसे बांट रहे हो जैसे हमारे जो ये 100 करोड़ नागरिक हैं इनका क्या होगा, किसी ने सोचा? लेकिन ये सिर्फ मात्र ट्रेलर था। इसके 20 साल के बाद कहानी तो तब शुरू होती है। इसके बीच में वाजपेयी सरकार ने आके इकोनॉमी को ठीक किया, लेकिन 20 साल के बाद क्या हुआ? हमारे माननीय रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हमारे पास राफेल खरीदने के लिए तो एक चवन्नी तक नहीं है। और उससे ज्यादा क्योंकि अब हमारे यही वित्त मंत्री जो थे अब और बड़े लीडर बन के उभर चुके थे, तो उन्होंने देश का भविष्य गिरवी पर रख दिया। कैसे रखा? 1,34,000 करोड़ का कर्जा लिया ऑयल कंपनी से और नाम दिया ऑयल बॉन्ड। बड़ा प्यारा नाम दिया, 1,34,000 करोड़। पता नहीं कितने जीरो आते हैं उसके अंदर, लेकिन हर साल उसका सिर्फ इंटरेस्ट ही लगभग 10,000 करोड़ बनता है। तब एक महान योद्धा की एंट्री होती है। 56 इंच के इस योद्धा ने ना केवल ये कर्ज चुकाना शुरू किया, लेकिन उसने चेहरे पे शिकन नहीं आने दी। 2 टेन्योर निकल गए हैं उस महान योद्धा के, लेकिन ये कर्ज चुकाते चुकाते मुझे विश्वास है कि जब नेक्स्ट टेन्योर में आएंगे तभी जाके ये पूरा का पूरा कर्ज उतरेगा। इतना आर्थिक संकट होने के बावजूद इस महान योद्धा ने हमको ओआरओपी दिया और इसके साथ साथ एक ही झटके में 60,000 करोड़ खर्च करके राफेल जहाज भी खरीदे। अब पैसा कहां से आया? और यही नहीं, इस महान योद्धा को मालूम है कि अगर देश ने तरक्की करनी है तो हर हथियार को देश में बनाना पड़ेगा। और उसी राह चलते अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने खुद तेजस मार्क 2 में, जो कि एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, और मेरे बाद वाले आने वाले वक्ता आपको हो सकता है इसके बारे में एयरफोर्स वाले बताएंगे कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में कभी भी वीवीआईपी नहीं बैठता, लेकिन उन्होंने बैठ के पूरे विश्व को एक चीज सिद्ध कर दी कि आर टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट और सबसे सस्ती और बेस्ट है, लेना है तो हमसे खरीदो। अगर मैं आपको यह बोलूं कि ऐसा सुनहरा अवसर आज से 25 साल पहले भी आया था तो आपको विश्वास नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं 1996 की। यह वो दौर था जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था और 94, 95, 96 का टाइम था जब रशिया एक बड़े भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा था और उस समय उसको पैसे की बहुत जरूरत थी। और तब अगर मैं आपको बताऊं कि रशिया की जो सुखोई 30 बनाने वाली जो एयरक्राफ्ट फैक्ट्री है, उन्होंने भारत को कहा 5,000 करोड़ में पूरी फैक्ट्री ले जाओ, पूरी मशीनरी ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, ड्राइंग्स ले जाओ, अपने देश में जाके बनाओ। और हमारे महान नेता ने क्या किया, आपको आश्चर्य होगा, 7,500 करोड़ का हम उस कंपनी को ऑर्डर देके आ गए जो एक मुर्दा कंपनी थी, उसमें जान डाल दी और देश का भविष्य बेच दिया।
ये किया था हमारे उस समय के नेताओं ने। क्या आपको ऐसे नेता चाहिए? हम आज सुखाई 30 से आगे बढ़ के पता नहीं क्या क्या हवाई जहाज आज एक्सपोर्ट कर रहे होते, अगर वो नेता अपने परिवार को छोड़ के अपने देश को आगे रखता। फर्क यहां आ जाता है कि परिवार पहले होना चाहिए या देश पहले होना चाहिए। एक दौर था 2004 से 2014 का, जब हर आए दिन हमारे देश में बम फटते रहते थे, कभी इधर कभी उधर, और हम यही बस हमारे जो महान नेता थे मूक बनकर बैठे रहते थे, कुछ करते नहीं थे। अगर आज मैं आपको यह बताऊं कि हमारे उस देश जिससे यहां ये सारा टेररिज्म एक्सपोर्ट होता था, इस साल के अंदर उस देश में आज 100 से अधिक ब्लास्ट हो चुके हैं, और पिछले 1.5 महीने के अंदर उनके एयरफोर्स स्टेशन पे ब्लास्ट हुए, उनके हवाई जहाज बर्बाद हो गए। अभी एक आर्मी स्टेशन पे ब्लास्ट हुआ, वहां भी तबाही हुई। 4 दिन पहले पुलिस स्टेशन के ऊपर एक अटैक हुआ। अब फर्क यह है, पहले अटैक यहां होते थे, अब अटैक वहां हो रहे हैं। और यही सीमित नहीं है। हमारे शेर नेता ने कहा था दुश्मन के घर जाके मारेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले 6 महीने के अंदर हमने 22 से अधिक उन टेररिस्ट को उनके देश में जाके मारा है जो पुलवामा अटैक में या 9/11 अटैक में उन्होंने यहां के मास्टरमाइंड थे। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? उन्होंने सोचा कि अगर हम पाकिस्तान की जेल में बैठ जाएंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे। तो एक ऐसे ही टेररिस्ट जब अपनी हवेली, जो कि नजरबंद हवेली में बैठे हुए थे, तो उनके कुक ने उनको जहर दे दिया। पाकिस्तान आर्मी ने उसको हवाई हेलीकॉप्टर में उठा के मिलिट्री हॉस्पिटल भी लेकर गए, लेकिन वो अभी 72 हूरों के पास पहुंच चुके हैं। आज हमारा देश में यह बदलाव आ गया है, आज हमारा देश सुरक्षित है। और वो एक ही कारण है कि आज देश का जो सबसे ऊपर का जो लीडर है वो सबसे तेज और सबसे शेर वाला है। अंत में मैं एक ही चीज कहूंगा कि फौजी का ना तो कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है और ना ही फौजी का कोई धर्म होता है। अगर फौजी का कोई धर्म है तो वो एक ही धर्म है, देश की सेवा, यूनिफॉर्म में या यूनिफॉर्म के बाहर, और हम वो करते रहेंगे। और अगर हमने सही तरीके से देश की सेवा करनी है तो हमने उस नेता का हाथ पकड़ के उसको मनोबल बढ़ाना है जो आज हमारे देश को इस उन्नति के शिखर पर ले चुका है। और यही मैं आपसे निवेदन करूंगा, लीडर हो तो मोदी जैसा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हेलो, आपसे मेजर जनरल रिटायर्ड समीर सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत। हम उस कानन के वासी हैं, आज़ादी जिसमें खिलती है, समरस जीवन की गंगा की धारा पग पग बहती है। हम शाश्वत पथ के राही हैं, छलदम्ब हमारी राह नहीं। हम भारत माँ के सुध प्यारे, पद यश की हमें चाह नहीं, पद यश की हमें चाह नहीं। इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर उनके संबोधन के लिए आदरणीय रियर एडमिरल ओम प्रकाश सिंह राणा जी, एवीएसएम बीएसएम सेवानिवृत्त आदरणीय ओम प्रकाश सिंह राणा जी। मेरे प्रिय मित्र जनरल सबरवाल ने बहुत अच्छा भाषण दिया। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी, राजपुर विधायक श्री खजान दास जी, वीर नारी और 1971 वॉर में सम्मानित हमारे फौजी भाई, सेक्रेटरी सैनिक कल्याण, निदेशक सैनिक कल्याण, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, मेरे सीनियर्स और मेरे साथी फौजी भाइयों और प्रिय छात्रों, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड मीडिया के मेरे दोस्तों, जय हिंद। सर्वप्रथम 1971 वॉर के जितने भी शहीद थे 3900, उन सबको मेरा बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। और आप सबको
विजय दिवस 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। 1971 में हमारी विजय और बांग्लादेश का उदय, ये देशवासियों का और राजनीतिज्ञों का और सेना का एक उत्कृष्ट समन्वय रहा है, जिससे हमने जो है ये विजय प्राप्त की है। राष्ट्र की सुरक्षा में और युद्ध के समय तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है और उसमें हर एक सर्विस के एक अलग अलग भूमिका होती है। इसी भूमिका के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके सामने, क्योंकि मैं नेवी से बिलोंग करता हूं, मैं आपके सामने एक नेवी ने जो 1971 में जो खास काम किया उसके बारे में आपको बताऊंगा। शायद आप लोग ये जानते नहीं होंगे, मैं ओम प्रकाश सिंह राणा, केदार घाटी से बिलोंग करता हूं। मैंने गोपेश्वर से MSc किया है और उसके बाद मैंने 1981 में नेवी ज्वाइन की है और 37 साल में नौसेना में रहा हूं, डायरेक्टर जनरल आर्मामेंट कर रहा हूं। उसके बाद मैंने ब्रह्मोस एरोस्पेस में पिलानी में 220 एकड़ का प्लांट सेटअप करके ब्रह्मोस मिसाइल को उत्पादन के लिए एक वहाँ पे कारखाना स्थापित किया है। और उसके बाद मैं पिछले 5 सालों से थोड़ा बहुत समाज सेवा में अपना योगदान करने की कोशिश कर रहा हूँ। नौसेना करती क्या है? नौसेना की जिम्मेदारी है गुजरात से कोलकाता तक जो हमारा सी कोस्ट है, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड से 7,500 किलोमीटर आइलैंड हमारे जो हैं, जो 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारी जो समुद्री क्षेत्र है, जो हमारे सोर इंस्टॉलेशन हैं, जो हमारा जितने भी हमारी नेवल एसेट्स हैं, जो भी हमारी VVIP हमारे वेनेबल एसेट्स हैं हमारे कोस्टल एरिया में, उनका जल, थल और नभ से उनका जो है सुरक्षा करना, ये हमारा बेसिक पर्पज है। हमने 71 में क्या किया? हमने 71 में हमने बहुत सारे डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव ऑपरेशन को अंजाम दिया है, लेकिन समय केवल 5-6 मिनट का समय है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 3 ऑपरेशनों के बारे में बताऊंगा। उन 3 में से जो है 2 हमारे जो हैं अरेबियन सी ऑफ कराची हुए थे, एक ऑपरेशन हमारा बे ऑफ बंगाल ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से तटीय क्षेत्र की तरफ से हुआ था। जो हमारा ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन, ये 2 ऑपरेशन जो हमारे हुए थे, उसके अंतर्गत हमारे जहाज़ों ने भारतीय नौसेना की मिसाइल बोट, छोटी छोटी मिसाइल बोट होती है, इनको टो करके गुजरात कोर्ट से लेकर उनको कराची से 50 किलोमीटर तक लेके गए, क्योंकि इन बोट का अपना प्रोपल्शन सिस्टम नहीं होता, अपने आप जा नहीं सकती वहाँ पे। इनको खींच के लेके जाया गया एक कराची से 50 किलोमीटर, हार्बर से कराची 50 किलोमीटर दूर, वहाँ उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद इन मिसाइल बोट, जिसका वजन सिर्फ 500 टन है, इनमें 4 भयंकर मिसाइलें होती है एक मिसाइल बोट में। एक मिसाइल का वेट 2.5 टन होता है, उसकी स्पीड 310 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से होती है, उसकी रेंज 40 किलोमीटर होती है और उस पर जो है 500 किलो का एक बम होता है उस मिसाइल के फ्रंट में जो है। तो हमारी मिसाइल बोटों ने जो है 50 किलोमीटर से कराची की तरफ कूच करते हुए उन मिसाइलों को कराची हार्बर पर अटैक किया, जिससे कराची हार्बर में पाकिस्तान के काफ़ी शिप, मर्चेंट शिप, उनके सप्लाई शिप, कराची रिफाइनरी और तेल की स्टोरेज और कराची में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर सब अस्त व्यस्त हो गए थे उसके बाद। इनफैक्ट और उसमें काफ़ी पाकिस्तानी नौसेना की जान भी उस अटैक में गई थी। इस अटैक से पाकिस्तान इतना दहल गया था, उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने कराची हार्बर से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं किया। वो हार्बर में बैठ गई, क्योंकि एक तो उनके एसेट खत्म हो गए थे और बाकी की साइड पूरी पाकिस्तानी फौज जो है कराची के, तो उसका वो बाहर नहीं आई। उसके बाद वहीं पे हमारे वेस्टर्न फ्लीट ने जो है पूरे अरेबियन सी का ब्लॉकेट किया। ब्लॉकेट का मतलब होता है कि इनिमी की, दुश्मन के इकोनॉमी को अटैक करना। अगर तेल नहीं होगा तब कैसे जहाज उड़ाओगे आप? अगर तेल नहीं होगा तब कैसे पानी के जहाज चलेंगे? अगर तेल नहीं होगा तो कैसे आपके टैंक चलेंगे? तो ये हमने पूरा ब्लॉकेट किया था, पूरा पर्शियन गल्फ से लेकर के पूरा एक कांच तक, और जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया था हमने वहाँ पे। तीसरा ऑपरेशन हमारा हुआ था ईस्ट कोस्ट में, जहाँ पे हमारे विक्रांत ने जो है एक तूफान मचाया था ईस्टर्न सी बोर्ड पे। अच्छा, विक्रांत की एक स्टोरी है। विक्रांत का क्या हुआ था, जब विक्रांत हमारा पश्चिमी कमांड से बॉम्बे से श्रीलंका होते हुए इसको अंडमान निकोबार भेजा गया, ताकि इसका डिटूर करके इसको दुश्मन की पनडुब्बी के पीछे पड़ी हुई थी। गाजी आपने नाम सुना होगा। तो हमारा विक्रांत जो है उसमें बॉम्बे से कोचीन से श्रीलंका से अंडमान निकोबार, वहां से फिर विशाखापट्टनम आया। विशाखापट्टनम में राशन और अम्युनिशन भरने के लिए वहां पे आया, लेकिन पाकिस्तान गाजी सबमरीन को ये इंफॉर्मेशन पता थी कि विक्रांत जो है विशाखापट्टनम आने वाला है। उसने क्या किया, गाजी ने क्या किया, गाजी ने अपने को जो है विशाखापट्टनम हार्बर के बाहर अपने को बैठा दिया, वहां बैठ गया वो। लेकिन देखो, कहते हैं
वॉर जो होता है एक ब्लंडर्स का गेम होता है, हर एक आदमी गदर करता है उसमें, लेकिन जो कम ब्लंडर करता है वही वॉर जीतता है। ये वॉर का बेसिक फिलॉसफी है। तो हुआ क्या, जब पाकिस्तान, हमको भी पता चला, आपने राजीव पिकट देखी होगी, थोड़ा बहुत वो भी लिंक करता है इसे, हमको खबर मिली कि गाजी विक्रांत के पीछे पड़ी हुई है। तो उसके बाद हमने क्या किया, अपना जो एक जुगाड़ वाला किस्सा होता है, विक्रांत को 3 तारीख दिसंबर को 71 को सेल करना था, हमने विक्रांत को 2 दिन पहले सेल करा दिया। 1 दिसंबर को विक्रांत वहां से निकल करके बे ऑफ बंगाल में आ गया, और ये भाई साहब गाजी सबमरीन जो है ये 3 तारीख को पहुंची विशाखापट्टनम, तब तक विक्रांत जा चुका था। और 3 तारीख को हमें जब इंटेलिजेंस मिली कि पाकिस्तानी समय गाजी ऑफ विशाखापट्टनम हार्बर के बाहर माइन लेइंग कर सकती है, तो हमारा जो शिप था INS राजपूत, वो वहां से निकला, उसने अपने अंडर वाटर बॉम्ब से जो है उस गाजी को ध्वस्त कर दिया। सिर्फ पानी के नीचे सबमरीन को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पास पानी के नीचे से ऊपर रडार होते हैं, पानी के नीचे सोनार होते हैं, तो सोनार से सबमरीन को पिकअप किया और उसके ऊपर डेप्थ चार्ज बोलते हैं, इसको बॉम्ब बोलते हैं, जिसका वेट करीब 200 किलो का होता है, वो डाल के गाजी को खत्म कर दिया। जब गाजी का खात्मा हो गया तो उसके बाद विक्रांत के लिए फ्री रन हो गया। हमारे विक्रांत ने 10 दिनों के 4 तारीख से लेकर के 9 दिसंबर तक जो है उसने 300 हवाई सॉटियां भर करके, कम से कम आप लगा सकते कि 300 इंटू 1000 इतना किलोग्राम बॉम्ब जो है इन्होंने कराची, वो क्या कहते हैं, पूरा ईस्ट बंगाल में वहां पे फेंका, जिसके तहत जो है उनके वहां पे जो है जितने भी उनके जहाज थे, उनके एयरपोर्ट थे, उनकी रिफाइनरी थी, उनके ऑयल स्टोरेज थे, बल्कि जो खुलना, चासना, मांगला, ये सारे हार्बर को तहस नहस कर दिया। मुझे जो है उन फोटोग्राफ देखने का मौका मिला था 1984 में, इतना डिवास्टेशन हमने किया, और ये बड़ा परफेक्ट कोऑर्डिनेशन था आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। और इस युद्ध में हमने क्या पाया, इस 13 दिन के युद्ध में हमने जो है, हमारी नौसेना ने पाकिस्तान के 18 मालवाहक जहाज, 7 गन बोट, 3 कोस्टल बोट और 3 कोस्टल गश्ती जहाज, 2 डिस्ट्रॉयर, 1 माइन स्वीपर और 1 पनडुब्बी को जो है, 1 सप्लाई शिप को जो है, और 3 मर्चेंट शिप को जो है उनको डुबाया दोनों सीबोर्ड में। उसके अलावा जो है हमने 10 उनके जहाज, बड़े जहाज और 15 छोटे जहाजों को कैप्चर करके अपनी प्रॉपर्टी में लेके आए। कुल मिलाकर नौसेना का 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान और आर्मी एयरफोर्स का एक बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन रहा है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया, बांग्लादेश का उदय हुआ, और इस खुशी में हम लोग आज विजय दिवस पे मनाते हैं। तो ये तो था। और दूसरी बात, जब 4 तारीख को हमने जब कराची पर अटैक किया था, तो कराची का इतना डिवास्टेशन किया था, उस खुशी में जो है नौसेना जो है 4 दिसंबर को अपना नौसेना दिवस मनाती है। ये तो था छोटा सा मेरा परिचय पाकिस्तान 17 वॉर के बारे में। जहां तक जनरल सब्रवाल ने आत्मनिर्भरता की बात की है, मैं इस फील्ड में 1987 से रहा हूं। 87 से मैं आत्मनिर्भर भारत की फील्ड में रहा हूं, और आज हमारी नेवी जो है बहुत आगे है, बहुत आगे। आज हमारे पास हमारा INS विक्रांत, अपना हमारी देश की परमाणु पनडुब्बी हमारे पास है। एक पनडुब्बी हमारे देश में जो है मैं अभी जो है ऑपरेशनल है, एक अभी आने वाली है, 2 बन रही हैं, तो 4 हमारी न्यूक्लियर सबमरीन जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल लगी होंगी। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब जो पानी के नीचे उनको फायर करते हैं, एक टायरेट होगा हमारा, उस मिसाइल की रेंज जो है 700 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक की रेंज हमारे पास है। तो हम उस मिसाइल को जो है अरबियन सी से हो, चाहे बे ऑफ बंगाल से, कहीं भी पूरे 3500 किलोमीटर रेंज में कहीं भी उसको फायर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जैसे मालूम होगा कि विक्रांत के अलावा अति आधुनिक युद्धपोत, परमाणु पनडुब्बियां, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, अनेक कई पारंपरिक सामरिक अस्त्र, मिसाइलें, अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4, 5, रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 500 to 5500 किलोमीटर तक, ब्रह्मोस मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, MRSAM, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, और इसके अलावा पानी के नीचे से मिसाइल जो हमारी होते हैं, ब्रह्मास्त्र टॉर्पेडो और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सारे के सारे जो है हमारे देश में निर्मित होते हैं। और इसमें जो है भारतीय नौसेना के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे गर्व होता है कहने में कि मैंने इन प्रोजेक्ट में पिछले 37 साल से काम किया है। और 1989-90 में जब डॉक्टर अब्दुल कलाम वो DRDL हैदराबाद लैब के डायरेक्टर थे, उनके सानिध्य में मैं पृथ्वी प्रोजेक्ट में काम कर रहा था उसमें। तो हमें कहने में गर्व होता है कि उत्तराखंड के बेटे का जो है इस हर एक चीज में योगदान है, जिसका हमें अपने में गर्व होता है।
ये था थोड़ा परिचय आत्मनिर्भर भारत का। जहाँ तक आत्मनिर्भर भारत की बात है, जैसे मैं दिल्ली में रहा हूँ, अब मैं 8 साल दिल्ली में रहा हूँ, है मुख्यालय में मैं डायरेक्टर जनरल रहा हूँ वहाँ पे। तो मुझे जो है दोनों सरकारों से मिलने का मौका मिला है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इस चीज़ के बारे में, इतना कहूँगा कि मैंने एंटनी साहब से भी इंटरेक्ट किया है और मैंने माननीय पर्रिकर जी के साथ भी इंटरेक्ट किया है। मैं आपको इस बात से कह सकता हूँ कि जब 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 पठानकोट अटैक हुआ था कि कुछ करना है, उस समय हमने ये सलाह दी कि सर इंपल्सिव होके जोश में आके कुछ नहीं करना है, होश में आके सब काम करना चाहिए। हमने 1 साल लगाया, उरी के लिए 1 साल लगाया, और ये तैयारी जो हमने की, आर्मी ने की, नेवी ने की, एयरफोर्स ने की, और आपके सामने उरी आपके साथ बालाकोट आपके सामने है। उसके बाद जो मैंने उसी जो हमारे प्रोजेक्ट होते थे जो कि एंटनी साहब मना कर देते थे, वही प्रेजेंटेशन में प्रकट साहब ने बोला कि गो हेड, क्योंकि बंदा खुद एक इंजीनियर था, आईआईटी ग्रेजुएट थे। हमें उनको ऐसे लोगों को लूज करने में बहुत पीड़ा होती है। अगर ऐसे लोग हमारे डिफेंस मिनिस्टर हों तो बहुत आगे तक हम लोग जा सकते हैं। लेकिन आज जो है मोदी जी के सानिध्य, मोदी जी के नेतृत्व में जो है सबका साथ सबका विकास, और जो राष्ट्र प्रथम जो भी हम ये नारे हमारे हैं, हर एक क्षेत्र में जो काम है वो धरातल पर दिखता है कि जरूर काम हो रहा है। ये सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट है, और ये सबसे बड़ा जो है ये इस सरकार का। और ऐसे लोगों को मैं फुली मानता हूँ, ऐसे लोगों को, अच्छे नेताओं को हमें सपोर्ट करना चाहिए। मुझे इतना ही कहना था, अपनी वाणी को मैं विराम लगाता हूँ। मैं उत्तराखंड शासन का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे अपने विचार रखने का मौका दिया। और जितना भी नौसेना के बारे में मैंने आपको बताया कि मेरे ख्याल से पहली बार नेवी का बंदा आपके सामने बोल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि शायद आगे बोलेंगे तो आगे और चीज़ आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद एंड जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे रियर एडमिरल रिटायर्ड ऑपी राणा जी, जिनका संबोधन आप लोगों ने सुना। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं, चीर कर कठिनाइयों को दीप बनकर जगमगाएं। और इबारत लिख जाते हैं स्वर्ण मेखला पर माँ भारती के पावन पवित्र पृष्ठांगन पर, और वही भाव आज इस विजय दिवस के अवसर पर देखा जा रहा है। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा अपने बीच में जिनकी यशस्विता और जिष्णुता सदैव जनप्रिय और लोकप्रियता की शिखर के रूप में रही है, ऐसे हम सबके बीच में हमारे परम श्रद्धेय सम्मानित खजानदार साहब, जो जिनका कृपापूर्ण आशीर्वाद समय समय पर आदरणीय हमारे सैनिक कल्याण मंत्री महोदय का आदेश था कि इनको बोले बाद में, क्योंकि मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह रहेगा कि कृपा करके वो मंच की दीर्घा में आएंगे और अपना कृपापूर्ण आशीर्वचन आज यहाँ पर देने की कृपा करेंगे। माननीय विधायक राजपुर उत्तराखंड। आज विजय दिवस के अवसर पर हमारे सूबे के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनका हम सब व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते आए हैं, ऐसे सैनिक पुत्र आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मंचासीन हमारे सैनिक कल्याण मंत्री, जो सैनिकों के प्रति उनकी एक जिम्मेदारी भी बनती है और उसके निमित्त वो काम करते आए हैं, ऐसे श्रीमान गणेश जोशी जी, हमारे सचिव सैनिक कल्याण, जिनका ओजस्वी उद्बोधन इस मंच के माध्यम से हुआ, श्रीमान दीपेंद्र चौधरी जी, अपने जिनका अभी थोड़ी देर पहले संबोधन हुआ, ऐसे हमारे सम्मानित श्रीमान ओम प्रकाश सिंह राणा जी, हमारे आदरणीय कपूर साहब, जिन्होंने हम सबको एक जोश दिलाने का काम किया है, हमारे सैनिक कल्याण के सचिव, हमारे सम्मानित सैनिक अधिकारीगण, हमारी पूजनीय आदरणीय वीर सैनिक यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी
वीर नारीगण, उपस्थित सम्मानित सभी सैनिक परिवार से जुड़े हुए सम्मानित जन और जिनका सम्मान पूर्व में हुआ और आज होना है, ऐसे सभी अधिकारीगण और जन जन की आवाज़ को सरकार तक ले जाने वाले और सरकार की उपस्थिति और सरकार की आवाज़ जनमानस तक ले जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सम्मानित जन और हमारे तमाम कॉलेजों से आए हुए छात्र छात्राएं, हमारे अधिकारीगण, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि आप समय के तहत इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और हम सबको एक नई प्रेरणा देने वाले हैं। आज खुशी का भी दिन है और उन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन शहीदों ने भारत माता की रक्षा के लिए 1971 की लड़ाई में अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। ऐसे शहीदों को मैं आज इस मंच के माध्यम से कोटि कोटि नमन करता हूं। जैसा मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी एक सैनिक पुत्र है और सैनिकों के प्रति उनकी एक निष्ठा भी है और जो कहते हैं उस काम को करते भी हैं। और इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में पूर्व वक्तागणों ने जो कहा है वो सच्चाई आपके सन्मुख उजागर की है। सैनिकों का सम्मान करना हम सबका दायित्व बनता है और हमें करना ही चाहिए। जब तक ये जीवन है, सैनिकों के प्रति हम सबकी निष्ठा होनी चाहिए। आप भारत की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि यदि भारत मां के तरफ कोई दुश्मन आंख उठा करके देखे तो हमारे पूर्व सैनिक ही काफी है मुंह तोड़ के उनको जवाब देंगे। मैं इस मौके पर मैं उन वीर माताओं का, अपनी वीर बहनों का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच के माध्यम से एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए और सैनिक कल्याण परिषद का, अधिकारियों का, सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप थे हमारे माननीय विधायक परम श्रद्धेय सम्मानित खजानदास जी महाराज, जिनका कृपापूर्ण उद्बोधन हुआ। और क्योंकि सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी साहब भी यहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन थोड़ा व्यवधान था गले में, इस वजह से तो क्रम बदलना पड़ा। क्षमा याचना के साथ एक बार फिर से मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अब मैं मंच की ओर आमंत्रित करूँगा ऐसे यशस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी विकास पुरुष को, राजनीति के उदित दिवाकर को, जिन्होंने युवाओं के अंदर एक जोश और जुनून भरने का काम किया। जीवन में छोटे से पायदान से लेकर के और शिखर तक अगर फतह की, अपने कर्तव्यनिष्ठता की भावना के साथ उन्होंने आगे बढ़ने का जो काम किया है वो अतुलनीय और वंदनीय राह है। चलता चलो अपने राह पर, कोई भला कहे या बुरा, करता चलो स्वकर्म को पूरा हो या रहे अधूरा। जीवन की ध्येय और निष्ठा, जैसे सैनिक पुत्रों की बात बार बार की गई कि सैनिक पुत्र के रूप में आदरणीय धामी साहब हैं, वास्तव में उनका कृतित्व व्यक्तित्व संघ संगठन के अंदर से ही नहीं बल्कि एक सामाजिक व्यवहारिकता के साथ साथ वर्तमान में जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, व्यवहार तो सारी दुनिया का होता है, लेकिन आपका व्यवहार प्रत्येक के लिए जो पारिवारिक व्यवहार है, जिस प्रकार से हम अपने परिवार के साथ व्यवहार करते हैं,
वो सदैव वंदनीय रहता है। इस दीर्घा में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कृपा करके मंच पर आएंगे, उनका कृपापूर्ण आशीर्वाद हम सबको मिले, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि दीर्घा में अपना उद्बोधन देने की कृपा करेंगे। और जो बच्चे हमारे निबंध और कला वाले हैं वो बच्चे यहाँ पर अपने लाइन अप हो जाएंगे, ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उनको सम्मानित किया जाना है, वीर नारियों का सम्मान किया जाना है, सपूतों का सम्मान किया जाना है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सबके सामने अपने कृपापूर्ण उद्बोधन के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विजय दिवस एवं श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे सैनिक कल्याण मंत्री, जो लगातार सैनिकों के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं और हर मंच पर आपकी मांग, आपकी बात, आपकी ज़रूरत हमेशा प्रखरता से उठाने का काम करते हैं। आदरणीय गणेश जोशी जी, राजपुर क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन श्री मुफ्तू समून कासमी जी, सैनिक कल्याण सचिव श्री दीपेंद्र चौधरी जी, निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर अमृतलाल जी, और जिन्होंने यहाँ पर हम सब लोगों के अंदर बड़ा जोश भरा और बहुत वस्तु स्थिति हम सब के सामने रखी, जो देश के अंदर वर्तमान में और पहले किस प्रकार से कालखंड में कौन कौन सी कार्रवाइयाँ हुई, ऐसे रखने वाले मेजर जनरल समी सवरवाल जी। और नेवी के बारे में मैंने भी आज आर्मी के बारे में तो मैं सुनता रहा, देखता रहा, लेकिन नेवी के बारे में आज बहुत अच्छा लगा मुझे, जब क्योंकि मैं सेना की जो हमारी वीरता है, जो साहस है, या जो भी जितने भी युद्ध हुए सब युद्धों के बारे में ये बचपन से मैं सुनता रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बोल रहे थे, कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि और बोलो आप। तो हमारे एडमिरल रिटायर्ड राणा सिंह, ओम प्रकाश राणा जी, ब्रिगेडियर के.जी. बहल जी, कर्नल डी.एस. रावत जी, कर्नल के.एस. मान जी, मेजर जनरल शर्मा जी, कर्नल मोहल सिंह बल्दिया जी, भंडारी जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे एससी आयोग के अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जी, शमशेर जी, और आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी सेना के हमारे पूर्व अधिकारीगण, वर्तमान के अधिकारीगण, हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिक और हमारी वीरांगनाएं और हमारे पदकों से सम्मानित सभी हमारे वीर योद्धा, वीर नारी एवं वीरता पुरस्कार प्राप्त हमारे सभी अतिथिगण, बड़ी संख्या में आज आए हुए हमारे एनसीसी के कैडेट और विद्यालयों के आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे देहरादून के जिलाधिकारी, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक एवं सभी आए हुए हमारे सभी मीडिया के मेरे मित्र, सभी पत्रकार मित्र, हमारे छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज इस अवसर पर आप सभी महानुभावों का अपनी ओर से, क्योंकि आज ये विजय दिवस है, इस विजय दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित होने पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन हमारी सेना ने शौर्य, वीरता, पराक्रम, अदम्य साहस, उसका जो पराक्रम 16 दिसंबर 1971 को इतिहास के रूप में हमारे सामने रखा था, उसका उत्सव मनाने का दिन है।
आज हम सब लोग यहाँ पर उस उत्सव को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, क्योंकि आज के दिन भारत के सशस्त्र बलों का जो साहस और उनका बलिदान है, निश्चित रूप से हम उनका स्मरण भी करते हैं, उनको नमन भी करते हैं, श्रद्धांजलि भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 1971 का जो युद्ध अमानवीयता पर, जिस प्रकार से उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में अमानवीयता हो रही थी, अत्याचार हो रहा था, दुराचार हो रहा था, और इस युद्ध का जो परिणाम था वो सदाचार के रूप में, और जो हम प्रत्येक वर्ष विजयदशमी का पर्व मनाते हैं अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में, उसी प्रकार का यह भी दिवस है अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में। यह जो 1971 का युद्ध था, और आप सबके बीच में जब भी आता हूं तो आप सब जानते हैं मैं जिस पृष्ठभूमि से हूं, एक सैनिक पुत्र होने के नाते ऐसे कार्यक्रमों में जब भी आता हूं तो एक अंदर से बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि उनको मैं सच कहूं तो आप सबके सामने में शब्दों में प्रकट नहीं कर पाता हूं, और मैं अपने आप को असमर्थ पाता हूं कि कैसे मैं बहुत एक्सप्लेन करूं। लेकिन आज का दिन वास्तव में हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, और 1971 में पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों को हमारे सैनिकों ने आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने घुटने टेके थे, और पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना का यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। यह महान युद्ध भारत के वीरों के अटल संकल्प और उनके बलिदानों का ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, ये उदाहरण था, और इसको हम हमेशा याद करेंगे, हमेशा स्मरण करेंगे। इस युद्ध में शहीद हुए हमारे जो जाबाज सैनिक हैं, उनके भी हम हमेशा ऋणी रहेंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ ये वीर भूमि भी है, ये सैन्य भूमि भी है, और पराक्रम और बलिदान की भी भूमि है। 1971 के भारत पाक युद्ध में वीर भूमि उत्तराखंड के 255 जवानों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, अपने प्राणों का बलिदान दिया था, और मैं कहूं तो अपना सर्वोच्च उन्होंने जो भारत माता के लिए किया वो हम सब के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी वीरों को अपने समस्त प्रदेशवासियों की ओर से बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस युद्ध में अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देने वाले प्रदेश के 74 सैनिकों को विभिन्न वीरता पुरस्कारों से सम्मानित कर यह देश स्वयं भी सम्मानित महसूस करता है, क्योंकि जब भी हम कभी अपने वीरांगनाओं का, अपने वीरों का सम्मान करते हैं तो ये उनका सम्मान नहीं होता है, हम तो केवल उनका स्मरण करते हैं। हम जब उनको सम्मानित करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं, स्वयं सम्मानित होने का ऐसा महसूस करते हैं। ऐसे वीरों की बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है, और शायद एक कारण यह भी है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष उन वीरों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, जिससे कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वह भी उन हमारे वीरों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में, उनकी वीरता के बारे में ठीक प्रकार से परिचित हों। ये इतिहास हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों बहनों, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उनके मार्गदर्शन में हमने 5वें धाम सैनिक धाम की भी नींव रखी है, और यह नींव एक जो है भव्य और राष्ट्रभक्ति से
ओतप्रोत है, उसके निर्माण की नींव है। सैन्य धाम का काम तेजी से निर्माण की ओर बढ़ रहा है, तेजी से उसकी प्रगति हो रही है और जल्दी हमें उम्मीद है कि हम सैन्य धाम का लोकार्पण कर अपने उत्तराखंड के और देश के सभी वीर जवानों को, उन योद्धाओं को एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह स्मारक उन सभी वीरों को हमारी ओर से एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए और तिरंगे की शान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्र के समक्ष अपने प्राणों का बलिदान दिया था, अपने प्राण न्यौछावर किए थे। यह सैन्य धाम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक राष्ट्र आराधन को एक दिव्य प्रेरणा पुंज के रूप में कार्य करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं जनरल बिपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उनका एक लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने उस लेक्चर में कहा था कि सेना में कार्य करना महज एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास है कि हम अपने जवानों को अच्छे से अच्छे, उन्नत से उन्नत, जिसके बारे में मेजर जनरल सभरवाल साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार से जो रुके हुए कार्य थे, और हमारे राणा जी ने भी कि पहले भी वो रक्षा मंत्री से मिलते थे और बाद में के रक्षा मंत्री से मिलते थे। दोनों में फर्क उन्होंने बहुत उस प्रकार से नहीं कहा, लेकिन हम सब समझ सकते हैं कि क्या कार्यशैली होगी, और जो कहने का तरीका था वह भी यही होना चाहिए, क्योंकि एक सैन्य अफसर और जिन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है, वो एक वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ वर्किंग जिसको सेना के अंदर सिखाया जाता है, वो हमारे सामने रखा। और जिस प्रकार से आज मेजर जनरल सभरवाल साहब ने बहुत विस्तार से कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से काम हो रहा है, आज अच्छे हथियार हों, अच्छे साजो सामान हों, और जो हमारे सैनिक -40 डिग्री तापमान पर काम करते हैं, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे हथियार नहीं मिलते थे, और बहुत सारे लोगों को तो तमाम प्रकार की उस समय बीमारियां हो जाती थी। बर्फ में जाने के कारण से उसकी बीमारियां लग जाती थी, कई लोगों के हाथ पांव तक काटने पड़ते थे। लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरी रही होगी कि जो देश की रक्षा के लिए, देश के लिए सर्वोच्च अपना न्यौछावर करने वाले, और हम कहें कि हम उनको कुछ देना भी चाहें, सरकार अगर उनको कुछ देना भी चाहे तो सरकार चाहकर भी उनको वो नहीं दे सकती। आप ये बताइए कि एक सैनिक के परिवार को सैनिक से कैसे मिलाया जा सकता है? छुट्टी के सिवाय मिलाया नहीं जा सकता है, उसकी जवानी उसको दी नहीं जा सकती है, उसका समय उसको दिया नहीं जा सकता है। तो जो सरकार भी नहीं दे सकती है, तो उसको क्या कपड़े, उसको अच्छे बूट, अच्छे उपकरण, अच्छे जैकेट, अच्छे हथियार, ये तो प्राथमिकता से दिए जाने चाहिए थे। और ये बरसों बरसों का इंतजार करते रहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद इन सब पर त्वरित रूप से कार्रवाई हुई, और ये सारे फैसले लिए गए जो लंबे समय से सेना के द्वारा जिसकी मांग की गई थी, जिसकी रिकमेंडेशन की गई थी। आज सेना का मनोबल भी बढ़ा है, और यही कारण है कि आज हमारे जो सैनिक हैं वो दुश्मन के घर में घुसकर मारते हैं, जिसके बारे में भी आपने बालाकोट का जिक्र किया, चाहे तवांग हो, डोकलाम हो, गलवान हो, या कोई भी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो। आज कोई दुश्मन अगर हमारी ओर आंख उठाकर देखता है तो हमारी सेना उसको करारा जवाब देने के लिए हर तरीके से तैयार है, क्योंकि सेना का मनोबल बढ़ा है। एक समय था कि गोली का जवाब देने के लिए भी पूछना पड़ता था कि गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है, लेकिन अब गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं होता है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम हमारी सेना करती है। भाइयों बहनों, हमारी सेना ने कभी भी युद्ध नहीं चाहा है, क्योंकि
हम सब जानते हैं युद्ध के जो प्रभाव होते हैं, सेना भी भली भांति जानती थी कि सेना की इसके प्रभाव बहुत देश पर पड़ते हैं, परंतु जब भी हम पर किसी ने युद्ध थोपा है, हमारी सेना ने, क्योंकि हमारी सेना हमेशा से मजबूत रही है, हमेशा से उसकी जो गणना है विश्व की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक सेना भारत की सेना है। और मैंने एक सैन्य परिवार में पैदा होने के कारण से जो सैन्य परिवारों का संघर्ष है, उनकी पीड़ा है, उनके दुख दर्द है, वो बहुत नज़दीक से देखे हैं। कितनी बार जब हमारे बीच में से, हमारे परिवारों में से कोई हमारे जवान, हमारे कोई अधिकारी अगर शहीद हो जाते हैं, तो आप सोचिए कि कई बार कई दिनों तक जब उनका शरीर जब घर तक नहीं पहुंच पाता है, इंतजार करते हैं घर वाले, और किस प्रकार की स्थिति होती है। अब तो बहुत एडवांस चीज़ें हो गई हैं, लेकिन हमने देखा कि पहले कहते थे लड़ाई लगने वाली है, सारी छुट्टियां बंद हो जाती थी, तमाम प्रकार से जो है एक अलग प्रकार का वातावरण निर्मित होते हुए मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, इसलिए मैं जानता हूँ। और मुख्य सेवक के रूप में भी ये मेरा प्रयास रहता है कि सैन्य परिवारों के लिए हम जो योजनाएं बना सकते हैं, उन योजनाओं को बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो सैनिक आज देश की वतन की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवारों की चिंता न करनी पड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लंबे समय से रुका हुआ और बहुत अच्छा, चूंकि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मेजर जनरल साहब सब्रवाल जी ने बहुत विस्तार से बोल दिया कि लंबित वन रैंक और वन पेंशन की मांग को पूरा किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में ही हमने भी जो सैनिकों को और उनके परिवारों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, उनमें वृद्धि करने के लिए हर प्रकार से हमने संकल्प लिया है। आश्रितों को मिलने वाली जो अनुदान राशि है और शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में भी वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का भी निर्णय इसी आशय से हमने लिया है। इसके पीछे यही हेतु है। इसके साथ ही हमने उत्तराखंड के जो वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को एकमुश्त धनराशि, उसमें जो अनुदान दिया जाता था, उसमें भी हमने वृद्धि की है। पहले परमवीर चक्र विजेताओं को 30 लाख रुपए मिलते थे, हमने इसको 50 लाख रुपए किया है। अभी महावीर चक्र विजेताओं को भी 20 लाख मिलते थे, उसे हमने 35 लाख किया है। कीर्ति चक्र भी 20 लाख मिलते थे, उसको भी 35 लाख किया है। और वीर चक्र और शौर्य चक्र 15 लाख से 25 लाख किया है। सेना गैलेंट्री मेडल 7 लाख से 15 लाख करने को भी हमने मंजूरी दी है। उत्तराखंड में द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाली जो सैनिकों की हमारी वीरांगनाएं एवं बैटन की जो पेंशन है, वह भी हमने बढ़ाई है। आप सबको पता है, पहले 8,000 थी, उसको 10,000 रुपये किया है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो हमारी विधवाएं, उनकी पेंशन भी 21,000 से बढ़ाकर 25,000 की है। भाइयों बहनों, आज हम सब लोग विजय दिवस तो मना रहे हैं। विजय का संकल्प कहीं न कहीं अभी अधूरा है। बहुत सारे काम देश को भी करने हैं, सेना को भी करने हैं। कश्मीर से धारा 370 हट गई और धारा 370 के रहते हुए किस प्रकार की परेशानी हमारे सुरक्षा बलों को वहाँ पर होती थी, किस प्रकार से पत्थरबाजों का सामना करना पड़ता था, तमाम अन्य गतिविधियों का सामना करना पड़ता था। अभी पिछले दिनों मैं ग्वालदम में एक दिन एसएसबी के जवानों के साथ रुका था, रात्रि को मैं वहीं रुक गया। तो अगले दिन मैं उनके साथ सवेरे बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा तो कि आप लोग इससे पहले कहाँ ड्यूटी करके आए, तो उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के अंदर गए थे। तो मैंने कहा कश्मीर के अंदर पहले और अब में क्या अंतर है, जब धारा 370 लग गई है और जब धारा 370 नहीं लगी थी। बोले धारा 370 जब नहीं लगी थी तो वहाँ नौकरी करना बहुत मुश्किल काम होता था, लेकिन अब बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम नौकरी करते हैं, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस काम को कर दिया है, लेकिन अभी हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में इस संकल्प को दोहराया है कि
जो हमारी पीओके की ज़मीन है उस ज़मीन को भी वापस लेना है। और मैं आप सभी से कहता हूं कि जिस प्रकार से आज देश के अंदर काम हो रहे हैं, जिस प्रकार से आज देश के अंदर अनेकों नवाचार हो रहे हैं, नए नए फैसले लिए जा रहे हैं, नया भारत दिख रहा है पूरी दुनिया को, भारत की एक शिल्पी के रूप में जो देश को बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, तो उसमें मोदी है तो मुमकिन है। यह भी जो है हम सब लोग देखेंगे आने वाले समय में। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में हम यूसीसी जल्दी ही लागू करने वाले हैं। उसकी हमको रिपोर्ट मिल जाएगी जल्दी। यूसीसी कमेटी ने कहा है कि हम जल्दी ये रिपोर्ट दे देंगे, और जिस दिन यह कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा उस दिन हमारा समान नागरिक संहिता ये देश के लिए भी कहीं न कहीं एक उदाहरण पेश करेगा। उत्तराखंड का संपूर्ण विकास हमारी सरकार की नीति नहीं है, बल्कि हमारा एक कर्तव्य है, ये हमारा संकल्प है कि हम उत्तराखंड का संपूर्ण विकास करेंगे। और इस कर्तव्य का पालन करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी समय हमको मिला है उस समय में हमने प्रयास किया है कि उसका एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड के लिए लगाया जाए। आप देख रहे होंगे अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने देहरादून में आयोजित की थी, उसमें जिस प्रकार से लोगों ने एक बड़ी उत्सुकता दिखाई है उत्तराखंड आने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों से आह्वान किया, पूरी देश दुनिया के लोगों से, पूरे देश के लोगों से, कि अभी कुछ हमारे यहाँ ऐसा फैशन चल गया देश के अंदर कि लोग जो है विदेशों में अपना विवाह करने के लिए जा रहे थे, बच्चों का विवाह कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो विवाह है ये तो भगवान ऊपर से तय करके भेजता है। वो कहते हैं मैरिज क्या है, सेट क्या है डॉक्टर साहब, मेड इन हेवन। तो उन्होंने कहा कि भगवान की भूमि, देवों की भूमि उत्तराखंड है, तो सब लोग आएँ और अपने बच्चों के, अपने परिवार के, नातेदारों के, रिश्तेदारियों को, उनकी शादियाँ, उनके विवाह उत्तराखंड में आयोजित करें, उत्तराखंड में करें। उत्तराखंड देवभूमि इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी और उनका हम सब लोग आतिथ्य करेंगे आने वाले समय में। एक बड़ा काम हुआ है और एक बड़ा जो निवेश के मामले में बड़ी संख्या में 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के हमारे साथ करार भी हुए हैं। अभी बहुत सारे करार हमारे पास हैं, प्रस्ताव के रूप में भी आए हुए हैं, और कुल मिला के एक शुरुआत हमने इसकी की है। एक शुरुआत की है कि उत्तराखंड में लोगों को बुलाया जाए, लोगों को कहीं ना कहीं उनका इन्वेस्टमेंट कराया जाए, उनको उद्योग धंधे उनके लगवाए जाए। और उसके पीछे भी हमारा हेतु है कि हमारे राज्य के अंदर जब ये उद्योग लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, तो आर्थिकी राज्य की बढ़ेगी। इसके साथ साथ हमारे नौजवानों को उत्तराखंड के अंदर ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, रोजगार का सृजन भी होगा, लाखों की संख्या में रोजगार भी बनेंगे। और हमारे जो नौजवान अच्छे अच्छे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन हैं, उन इंस्टीट्यूशनों से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने प्रशिक्षण ले रहे हैं, अनेक संस्थानों में प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो उनको उत्तराखंड के अंदर ही हम काम दे पाएँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और हमारा देहरादून भी इस इन्वेस्टर समिट में तेजी से बदला है। आप देख रहे होंगे, अगर अभी सर्वे करवा लिया जाए तो भारत के चुनिंदा शहरों में हमारे देहरादून का भी नाम आ जाएगा। लेकिन मैं आप सब लोगों से आज ये कहना चाहूँगा कि हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जिस दिशा में आज हमारा देहरादून जैसा बनने की ओर बढ़ रहा है, अभी पूरा बना नहीं है क्योंकि अभी स्मार्ट सिटी के बहुत काम होने हैं, अन्य नगर निगम अन्य काम करेगा, जिला प्रशासन अपने काम करेगा, स्मार्ट सिटी के और काम होने हैं, वो काम अपने होते रहेंगे, वो रुकने नहीं है। हमारी जिलाधिकारी यहाँ पर बैठी हुई है, मैं उनसे भी कहूँगा कि अभी ये काम रुकना नहीं है, अभी चलते रहना है। अभी ये शुरुआत हुई है, लेकिन इसको मेंटेन करके रखना है, आपको भी मेंटेन करके रखना है। और हमारे सब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से एक स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जो है चीज़ें, अच्छी सड़कें, अच्छा परिवेश बना है, उसको बना के रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना, मुझे लगा कि एक अच्छा काम हुआ है, तो इस काम को हमें कहीं ना कहीं सस्टेन करना चाहिए, उसको वहाँ पर बना के रखना चाहिए। लोगों ने कहा कि पहली बार हम देख रहे हैं कि देहरादून में इस प्रकार से अच्छी सड़कें, अच्छा जो है यहाँ की दीवारें, अच्छी चीज़ें यहाँ बनी हैं, तो उसको हम सब बना के रखेंगे। मैं प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता के आशीर्वाद से
आपके मुख्य सेवक के रूप में लगातार जो हम निर्णय ले रहे हैं वो सीधे सीधे जन सरोकारों से वो को समर्पित हैं, जन सरोकारों के लिए, जन कल्याण के लिए हमारे सारे निर्णय हो रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है उत्तराखंड का विकास हमारी प्राथमिकता है। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारी प्राथमिकता है। और ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है कि मैं यहाँ हूँ तो मैं इसको रोज बोल रहा हूँ या मैं रोज उसको अपने कार्यक्रमों में शामिल कर रहा हूँ। आप सब लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है। आप सबके बीच में से निकलकर एक जो यात्रा है, ये हमारे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख लोगों की यात्रा है। उस यात्रा का जो है आपने ध्वज मेरे हाथ में दिया हुआ है, लेकिन ये हमारी सामूहिक यात्रा है। आपने मुझे आगे किया हुआ है। ये यात्रा हमारी गंतव्य तक तभी पहुंचेगी जब हम सब लोग मिलकर इस यात्रा के सहयात्री बनेंगे, हम सब साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। और आने वाले समय में जिस प्रकार से आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ बाबा केदार की भूमि से कहा, उसके बाद उन्होंने पिथौरागढ़ में कहा, आदि कैलाश और वहाँ के दर्शन करने के बाद कहा, फिर देहरादून में कहा अभी कि उनके मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। आप निश्चित मानिए कि हमारा उत्तराखंड उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी बहुत सारे काम होने हैं। अभी जैसे स्मार्ट सिटी में दिख रहा है, अभी सारी ये जितनी हमारे यहाँ बिजली की लाइनें हैं ये सब अंदर चली जाएंगी, सीवर की लाइनें बन जाएंगी, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, जगह जगह पर डिवाइडर बन जाएंगे, अच्छी प्रकाश की व्यवस्था हो जाएगी, अच्छी स्वच्छता। एक मैं देहरादून की बात बता रहा हूँ, ये पूरे उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। आने वाले 5 सालों में 10 सालों में पूरा कायाकल्प होने वाला है। लेकिन हम सबको भी कहीं ना कहीं उस दिशा में एक हमारी जहां प्रधानमंत्री जी के शब्द की ये दशक हमारा होगा, उत्तराखंड का होगा, यानी कि उत्तराखंड हर दिशा में आगे बढ़ेगा, ये हमको कहीं ना कहीं हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है, हमको प्रेरणा देता है। वहीं हमारी जिम्मेदारी का भी हमको एहसास कराता है। हमको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करते हुए हमें आगे बढ़ना है और श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के अपने लक्ष्य को तय कर उसकी सिद्धि को विकल्प रहित संकल्प जो हमारा है उसको लेना है। इस सिद्धि के मार्ग आने वाली सभी चुनौतियों को, सभी परेशानियों को भगवान बाबा बद्री विशाल, भगवान केदार जी, आदि कैलाश जी, हमारे सभी देवी देवता हमारे इन चुनौतियों को, इन बाधाओं को हमारी दूर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, उस यात्रा में उत्तराखंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा देश में अपना योगदान दिया है। इस यात्रा में भी जो उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का और जो विकसित भारत का संकल्प लिया है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बनेगा और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, विश्वगुरु भारत बनेगा। और प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ी बात हम सबको और ऊर्जा प्रदान करते हैं कि उत्तराखंड के साथ उनका कितना लगाव है कि उन्होंने उत्तराखंड की भूमि से कहा कि मेरे तीसरे टर्म में, उन्होंने कहा मेरे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी कि देवभूमि से उन्होंने ये आह्वान किया है। तो निश्चित रूप से देश हमारा आगे बढ़ेगा। आज के अवसर पर मैं सभी को अपनी तरफ से, हमारे वीर जवानों को जिनकी स्मृति में हम आज यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको सबको मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे वीर नारी एवं वीरता पुरस्कार से हमारे जो अतिथिगण आए हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और एक घोषणा की, भर्ती से पूर्व जो हमारे ट्रेनिंग करने वाले हैं, परीक्षण करने वाले, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए पहले 80 रुपये की जो व्यवस्था होती थी उसको बदलकर प्रतिदिन 225 रुपये हर ट्रेनिंग करने वाले के लिए की जाएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूं। साथ ही आप सभी का धन्यवाद करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, और हम अपने विकल्प रहित संकल्प को प्राप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।
मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारे बीच में वो बच्चे छात्र छात्राएं जिन्होंने कला प्रतियोगिता और साथ निबंध प्रतियोगिता और वीर नारियों का सम्मान भी इसी पावन पवित्र मंच से होना है, तो मैं इन बालिकाओं को आमंत्रित करूंगा मंच में। यह है प्रीति जोशी, जिसने ड्राइंग कंपटीशन में पहला नंबर प्राप्त किया है, प्रथम स्थान। वो तुरंत आ जाएंगी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगी। कुमारी प्रीति जोशी, बरनी जैन इंटर कॉलेज देहरादून से बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही अगली जो प्रतिभागी रही है, जिन्होंने बहुत सुंदर कला बनाई है इस हमारे शहीदों के लिए, हमारे विजय दिवस के उपलक्ष्य में, उसके लिए ये स्मृति चिन्ह और साथ ही प्रशस्ति पत्र कुमारी प्रियंका शाह, ये डीएवी इंटर कॉलेज कानपुर देहरादून की द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत ही सुहाना और उपलब्धि भरा पल होता है बच्चों के लिए, जब बच्चों को प्रदेश के मुखिया से पुरस्कार मिला हो। कुमारी नंदनी ये तृतीय स्थान पर रही है। कुमारी नंदनी मंच पर आएगी और माननीय हमारे सैनिक कल्याण मंत्री महोदय से और साथ ही आदरणीय खजानदार साहब से ये पुरस्कार प्राप्त करेगी। और इसके साथ ही निबंध कला प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में कुमारी दीपिका, ये प्रथम स्थान पर रही है। MKP महादेवी कन्या इंटर कॉलेज की बालिका है, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और द्वितीय स्थान पर रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज डोभालवाला देहरादून से आयुष को भी द्वितीय स्थान गया है कला प्रतियोगिता में। और तृतीय स्थान पर रही है अल्फिजा, ये है नारी शिल्प फूलचंद नारी शिल्प इंटर कॉलेज की, तृतीय स्थान पर रही है। इधर निबंध प्रतियोगिता का भी परिणाम हमारे पास है। सीनियर वर्ग में कुमारी रोजी, ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अजयपुर कला देहरादून प्रथम स्थान पर रही है। तालियां बजाते रहें, बच्चों का मनोभाव भी बढ़ता रहेगा। कुमारी रूपिशा, ये है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लखीबाग देहरादून की छात्रा है। बहुत सुंदर निबंध प्रतियोगिता में इन्होंने प्रतिभाग किया है। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जनपद के अंदर काफी बड़ा काम हुआ। कुमारी सारिका, ये महादेवी कन्या इंटर कॉलेज की तृतीय स्थान पर रही है। ये भी माननीय मुख्यमंत्री और अतिथि दीर्घा से सम्मान प्राप्त करेगी। और निबंध प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग में कुमारी सिमरन शर्मा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अजरपुर कला देहरादून, ये मंच पर आई और अपना पुरस्कार प्राप्त करेगी। कुमारी विद्या नेगी, श्री CNI गर्ल्स इंटर कॉलेज देहरादून द्वितीय स्थान पर रही है और ये भी मंच की दीर्घा की तरफ आएंगी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मान प्राप्त करेगी। कुमारी कंचन राणा, ये फूलचंद नारी शिल्प इंटर कॉलेज की बालिका, इसने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और इसके साथ ही हमारे वीर नारियों का सम्मान होना है। मैं निवेदन करूंगा कि सूची और वीर नारियों को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से ये पुरस्कार जाना है। मैं आमंत्रित करूंगा वीर नारी श्रीमती शशि राणा, पत्नी श्री नरेंद्र सिंह राणा, वीर नारी सम्मान 1971 में ये जाबाज रहे हैं इस युद्ध के, और उनकी धर्मपत्नी शशि राणा यहाँ पर है। वीर नारी सम्मान, मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन रहेगा कि उत्तरीय और साथ ही स्मृति चिन्ह और पुष्प के रूप में गुलाब भेंट करने की उनके कृपा करेंगे। और इसी रूप में वीर नारी सम्मान प्रभा देवी, राइफल मैन धीरेन्द्र सिंह, ये मंच की तरफ आएंगे। वीर नारी सम्मान तीसरे में है वीर नारी सम्मान में कांता देवी, वाइफ ऑफ सिपाही दरवान सिंह। मेरा निवेदन रहेगा इधर वीर नारी सम्मान प्रभा देवी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के माध्यम से ये सम्मान दिया जा रहा है। उत्तरीय और साथ ही स्मृति चिन्ह आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री और सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय जोशी साहब, आदरणीय खजानदार जी और हमारे माननीय ब्रिगेडियर अमृतलाल साहब जो निदेशक हैं, उनके माध्यम से इन सम्मान के लिए प्रभा देवी और इसके साथ ही श्रीमती कांता देवी, धर्मपत्नी आदरणीय दरवान सिंह जी, स्वागत सम्मान अभिनंदन और वंदन। हम 3-4 रहे न रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ, ये सुक्तियाँ उस समय चरितार्थ होती जब ये उपलब्धि के शिखर को छूने का काम करती हैं। और हमारे शास्त्रों ने लगातार सम्मान दिया है इस विधा को। मेजर कुशाल सिंह थापा, ये सेना मेडल उनको मिला है और पद्म विजेता भी हैं। और उनकी श्रीमती कमला थापा यहाँ पर उपस्थित है। कमला थापा
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के माध्यम से सम्मान प्राप्त करेगी। हमारी जाबाजों ने दुनिया के सामने एक बेहतरीन सेना का रूप लिया है और भारत की सेना लगातार वंदनीय और अभिनंदनीय रही है। कुशाल सिंह थापा ने सेना मेडल से सम्मानित किया। कमला थापा, इसके साथ ही मंजू देवी और ये 1971 में गोवर्धन अधिकारी उनकी सहधर्मिणी है। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। इसके साथ ही पार्वती देवी धर्मपत्नी सिपाही जगदीश चंद्र 1971 में जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान सेना में दिया, उनकी सहधर्मिणी पार्वती देवी जगदीश चंद्र। एक दुर्लभ क्षण होता है जब ये बात आती है कि सम्मान की, स्वागत की और अभिनंदन की इस विजय दिवस पर वीर नारी श्रीमती कल्पना देवी धर्मपत्नी नायक स्वर्गीय उचिन सिंह रावत, ये अभी राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते समय वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अभी 5/5/2023 को। और उनकी धर्मपत्नी कल्पना देवी इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं। इस वीर नारी का भी हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और एक बड़ा भाव क्षण होता है जब ये बात आती है सम्मान और स्वागत की। बहुत बहुत सम्मान श्रीमती सावित्री देवी व धर्मपत्नी नायब सूबेदार भीम सिंह खत्री। सावित्री देवी नायब सूबेदार भीम सिंह खत्री की सहधर्मिणी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमती उमा नैथानी धर्मपत्नी फ्लाइंग ऑफिसर स्वर्गीय रविंद्र नैथानी, वीर नारी सम्मान 1971 में जिस सैनिक ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और एक भावना व्यक्त करते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो वात्सल्य भाव भी रहता है, सम्मान का भाव रहता है, उस पर सब लोग न्योछावर हो जाते हैं। उमा नैथानी धर्मपत्नी फ्लाइंग ऑफिसर स्वर्गीय रविंद्र नैथानी 1971 की लड़ाई में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनकी धर्मपत्नी आज इस अवसर पर सम्मान उनको मिल रहा है। इसी के साथ में श्रीमती भुवंदरी देवी धर्मपत्नी सूबेदार कैप्टन वीर बहादुर पुन, इनको महावीर चक्र मिला था और इसके साथ ही उनका सम्मान और स्वागत यहाँ पर आते हुए मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के आदरणीय धामी साहब, जिनका कृतित्व व्यक्तित्व हमेशा शुद्ध रहा है, ऐसे वीर नारियों का सम्मान। और श्रीमती चित्रा देवी राइफल मैन अनुसुईया प्रसाद MBC, इनकी बहू यहाँ पर आई हुई है, वो लेंगी। ये भी बड़ा खुश नसीब क्षण होता है। कुलम पवित्रम जननी चिकृते वसुंधरा पुण्यवती च तेनम, कुल की पवित्रता के चिराग जब जब भी अपनों की कुर्बानियों का लोहा और नाम लेते तो नमन होता, बंधन होता। इसी रूप में प्रेमा देवी 1971 की वीर नारी, उनकी बहू आई है प्रेमा देवी, राइफल मैन आदरणीय रामदास प्रेमा देवी माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के माध्यम से बहुत ही गौरवमय अवसर होता है। आवाज देश की, आशीष देश का, अगर आदेश हो तो ये शीश देश का। जब ये सम्मान होगा तो निश्चित रूप से देवभूमि का मान बनेगा। श्रीमती अपर्णा देवी धर्मपत्नी पियोले KL शर्मा, उनकी बेटी आई हुई है यहाँ पर। यह भी सौभाग्यशाली समय होता है कि पिता की आहुतियों का अगर कहीं लाभ मिलता है तो बेटी उसके लिए भी गौरवशाली समय का स्वागत करती है। बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही पदक विजेता 1971 के जो पदक विजेता रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल VK मिश्रा साहब, मेंशन एंड डिस्प्ले हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा मंच पर। हमारे हर सिपाही जिस रूप से सैनिकों ने इस देश का नाम, इस प्रदेश का नाम रोशन किया, अभिनंदन और बंधन के ये पल स्वागत और सम्मान के लिए आदरणीय हवलदार बगीचा सिंह सेना मेडल पदक विजेता रहे 1971 के, और वे मंच पर उनको आमंत्रित करूंगा। हवलदार बगीचा सिंह जी को पदक विजेता रहे 1971 में, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा।
स्वागत सम्मान वंदन और अभिनंदन। हम दिनचार रहे न रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ, ये बात आती है ऐसे गौरवमय अवसर पर जब हमें सम्मानित होने का या सम्मान देने का अवसर मिलता है, और वो भी हमारे युवा मंत्री मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। सब मेजर ऑनरेबल कैप्टन सुरेंद्र दास जी सेना मेडल, ये पदक विजेता 1971 में रहे हैं और वर्तमान में यहाँ पर उनको ये गौरव मिल रहा है, ये सम्मान मिल रहा है। ये हम सब के लिए गौरवमय क्षण है। भारत माँ के सपूतों का सम्मान। सूबेदार लेफ्टिनेंट शोभन सिंह सेना मेडल पदक विजेता रहे 1971 में, उनको भी आमंत्रित करूंगा। आदरणीय शोभन सिंह जी सेना मेडल, आज भी वही बहादुरी, वही जज्बा, वही उमंग और एमा मेरी यादों को दिल में बसा देना, बदनाम न हो आंसू, जीवन में आंचल में थमा देना, दामन में थमा देना। ये बात अगर कहीं की गई है, इसके बाद मैं निवेदन करूंगा पुलिस और एनसीसी कि हमारे पुलिस जिस रूप से उत्तराखंड की पुलिस एक मित्र पुलिस की भूमिका अदा कर रही है, माननीय धामी साहब के नेतृत्व में, युवा बात जब की जाती है, कमंद चांद सितारों पे ढा सकते हैं, हम भी समंदरों को तहल तक हम डाल सकते हैं। हमारी बाजुओं को पेचीदों से नापने वालों, हम भी बूंद बूंद से दरिया निकाल सकते हैं। दरिया के मोहताज नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य निष्ठा की भावना से सेवाएं प्राप्त। इसके साथ ही पुलिस के विभाग से एनसीसी, हमारे एनसीसी की जो आने वाले देश की भविष्य है, देश की सरहद पर अपना योगदान देंगे, ऐसे हमारे एनसीसी के कैडेट जो लगातार यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन और आकर्षक भाव के साथ आए। स्वागत और सम्मान एनसीसी के हमारे कैडेट, बहुत सम्मान। और इसके साथ ही जो है मंच संचालक जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से पुरस्कृत किया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही एक बार फिर से अभिनंदन और वंदन सभी लोगों का। इधर भोजन की भी व्यवस्था है, हमारे जितने भी सम्मानित लोग उपस्थित हैं उन सबके लिए भोजन की व्यवस्था। जो भी छात्र छात्राएं, हमारे एनसीसी के कैडेट, बंधु बांधव और सेना से संबंधित जितने भी लोग उपस्थित हैं, सबका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम में इस विजय दिवस के अवसर पर वीर नारियों का सम्मान किया। हमारे विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थी लगातार हमारे साथ निरंतर कार्यरत रहते हैं, सेवाएं दे रहे हैं, हमारी पुलिस प्रशासन का और साथ ही एनसीसी के कैडेटों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम।